चलिए आज हम लोग क्लास 12th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा और सभ्यता, ठीक है। तो सभ्यता का विकास कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्योंकि जैसे 11th आप लोग किए होंगे क्लास तो पढ़े होंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, ठीक है। तो वो सब अलग अलग कंट्री में सभ्यता का विकास हुआ था, लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता का विकास भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। और ये हड़प्पा सभ्यता जो हमारा है वो रावी नदी के तट पर स्थित एक भारत का सभ्यता था, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि सभ्यता का विकास क्यों होता है और आखिर जितनी भी सभ्यता का विकास हुआ था प्राचीन काल में, वे सारी सभ्यता का विकास नदी घाटी के किनारे ही क्यों हुआ? अन्य क्षेत्र में भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे 11th में मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो वो तो दजला और फरात जो नदी थी, वो दो नदियों की बीच की भूमि वो क्या होता विकसित हुआ था। उसी तरीके से ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित हुआ, ठीक है। तो कोई भी सभ्यता विकसित होने के लिए सबसे पहले जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि प्राचीन काल में इतना ज्यादा जनसंख्या तो था नहीं, ठीक है। और इतना जितने प्रकार की सुविधाएं हमारे पास है, ये सारी सुविधाओं का अभाव था उस समय। इतना सारी सुविधा तो उपलब्ध नहीं थी, ठीक है। तो उस समय क्या था कि पानी जहाँ पे ज्यादा उपलब्ध होता था यानी नदी घाटी के किनारे, वहां पर लोग क्या करते थे, निवास करते थे या फिर अपनी झोपड़ी बना करके वहां पे रहना ज्यादा पसंद करते थे, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए ये हम लोग नदी देख रहे हैं, ठीक है। अब इस नदी के ऊपरी वाले छोर में इस क्षेत्र में क्या होता था कि बहुत सारे लोग घर बना करके अपने तंबू बना करके यहाँ पे निवास करते थे, रहते थे, ठीक है। अब कभी कभी यहाँ क्या होता था कि मान लिया जाए कि बारिश के मौसम में नदियों का जलस्तर क्या होता था, काफी ज्यादा बढ़ जाता था ना। तो जब नदियों का जलस्तर बढ़ जाता होगा तो देखते होंगे कि इसके इर्द गिर्द यानी अगल बगल जो क्षेत्र होता था, जहाँ खास करके मैदानी क्षेत्र वाला इलाका में पानी का क्या होता है, बहुत ज्यादा बहाव हो जाता है, या पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, होता है ना। क्योंकि जब अधिक वर्षा होती है तो नदी में पानी ना जाकर के बल्कि ऊपरी उसके ऊपरी क्षेत्र में भी वर्षा का पानी चला जाता है, ठीक है। तो उसमें देखते होंगे क्या कि बहुत सारा कण जो है वो बह करके आता है। बारिश के मौसम में देखते हैं ना कि जब वर्षा होती है तो नदी का जो पानी होता है वो काफी ज्यादा क्या गंदा होता है। तो गंदा होने का रीजन क्या है कि उसमें बहुत सारे कण जो है वो अलग अलग क्षेत्रों से बह करके आया हुआ है, ठीक है। अब क्या जहां पे मान लीजिए कि नदी इधर पतली है, इधर नदी जाके धीरे धीरे क्या हो गई, चौड़ी हो गई। तो जब नदी चौड़ी होगी तो जल का स्तर जो बहुत पतली नदी बहुत तेजी से आ रहा है वो चारों तरफ क्या उसका फैलाव हो जाएगा, होगा ना। तो जब फैलाव होगा तो जितनी तेज गति से जल बह रही है उसका क्या फैलाव कम गति होगा, होगा ना। तो वहां पे क्या होगा कि जो कण दूसरे क्षेत्रों से बह करके आ रही है वो क्या यहाँ पे क्या होगा, वो कण को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेगा, जल छोड़ देगा ना, ठीक है। अब क्या होगा कि बारिश जब समाप्त हो जाएगी तो कुछ समय के बाद उस यानी हड़प्पा वासी के लोग वहां पे क्या करते थे, कृषि करते थे। कृषि करने के बाद क्या होता था कि मिट्टी के कण उसमें उर्वरा शक्ति जो होता था वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसको लोग उपजाऊ भूमि भी बोल सकते हैं। अब इस भूमि के ऊपर जब वो कृषि करते थे, खेती करते थे, तो बहुत ज्यादा क्या होता था, उत्पादन होता था, ठीक है। यहां तक किन्हीं को डाउट है? चलिए अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन, परिचय, ठीक है। परिचय में देखिए क्या है, सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की 4 आरंभिक सभ्यताओं में से एक थी। यानी विश्व में पहले भी अन्य सभ्यता का विकास हुआ था, उसी सभ्यता में एक सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी था, ठीक है। चलिए फर्स्ट में है क्या, मेसोपोटामिया की सभ्यता। सेकेंड में है सुमेर की सभ्यता। थर्ड में है बेबीलोन की सभ्यता। और फोर्थ में है सीरिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो ये सारा सभ्यता का जब विकास हुआ था तो ये सारी सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। यानी टाउन शहरी जीवन के लोग यहाँ पे क्या करते थे, अपने जीवन जीते थे, निवास कर रहे थे। यानी जिस प्रकार से
आज हम लोग देखिएगा, जब आगे पढ़िएगा तो जितना आज हमारे शहर में सुविधाएं उपलब्ध होती है उससे कई गुना ज्यादा सुविधा जो है वो हड़प्पा सभ्यता में सुविधाएं थी, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसमें बहुत ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध थी। ठीक है, चूंकि पुरातात्विक द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई, ठीक है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, चूंकि पुरातात्विक द्वारा, ठीक है, या पुरातात्वविदों के द्वारा सर्वप्रथम किसकी खोज की गई थी, हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई, जिसके कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारा नगर मिला, जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, लोथल, बनावली, कालीबंगा, रंगपुर, धौलावीरा, ठीक है, इत्यादि बहुत सारे नगर मिले। लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है, एक प्रश्न तो उठ सकता है ना, क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारे नगर मिले, तो आखिर उस नगर से उसको क्यों नहीं जाना जा सकता है, उस नगर से को जाना जाना चाहिए ना। देखिए क्यों जाना जाता है, 1826 ईस्वी में लाहौर से कराची के बीच में, मान लीजिए कि यहाँ पे लाहौर है, यहाँ पे कराची है, ठीक है, तो इसके बीच में क्या था कि रेलवे ट्रैक को बिछाया जा रहा था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्या इसका तो पतन हो चुका था, समाप्त हो चुका था। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसके बीच में इस तरीके का टीला बना हुआ है, ध्यान समझना है, टीला बना हुआ या मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। ठीक है, अब जब यहां से रेलवे ट्रैक को बिछाना शुरू किया जाएगा, ठीक है, तो इसके बीच में जो भी टीला आएगी या फिर जो भी मिट्टी का ढेर आएगा उसे तो काट करके हटाना पड़ेगा ना। अगर नहीं हटाते हैं तो क्या उस पर रेलवे ट्रैक को हम बिछा पाएंगे, नहीं बिछा पाएंगे। तो उसको क्या किया जाता, हटाया जा रहा था। ठीक है, तो क्या हुआ कि सबसे पहले चार्ल्स मेसन के द्वारा, यानी इसके दिशा निर्देश में, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, खुदाई काम या फिर रेलवे ट्रैक को बिछाया जा रहा था। अब यहां से क्या हुआ, कुछ अवशेष मिला। अवशेष क्या मिला, पुरातात्विक अवशेष, जिन भी सामग्री या जिन वस्तुओं का वे लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता, चाहे वो मिट्टी का बर्तन हो, खिलौना हो, आभूषण हो, मूर्ति, जो भी कुछ हो। ठीक है, कुछ अवशेष, जब यहाँ पे खुदाई कार्य चल रहा था तो वहां से कुछ अवशेष मिला। ठीक है, तो उस अवशेष को जब सरकार के समझ पेश किया गया, सरकार को जब उसकी सूचना मिली, तो सरकार यहाँ पे अपने इतिहासकारों को, फिलोसफर को लेकर के आते हैं, और जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो लगा कि यहाँ पे पहले पूर्व में, ठीक है, आज से कुछ समय पहले यहाँ पे कुछ सभ्यता विकसित हुई थी जिसका पतन हो गया था। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पे खुदाई हुआ, इसके बाद धीरे धीरे विधिवत रूप से जितना आगे खुदाई की और प्रारंभ हुआ, खुदाई बढ़ते चला गया, वैसे वैसे अलग अलग नगर, अलग अलग क्षेत्र की खुदाई की जाने लगी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है, समझ में आ गया। ठीक है, कि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की गई थी, जिसके कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगर पहले मोहनजोदड़ो की खुदाई की जाती या लोथल की खुदाई की जाती तो उस नाम से इसको जाना जाता। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे देखिए, हड़प्पा के पश्चात पुरातात्वविद ने इस सभ्यता के अन्य नगरों, देखिए इस सभ्यता सबसे पहले कौन सा हमारा था, हड़प्पा, तो हड़प्पा के अंतर्गत, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत क्या होगा कि ये सारा नगर हमारा आ जाएगा। जैसे क्या है, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर इत्यादि अनेक नगरों की खोज की गई। ठीक है, आनी सबसे पहले कौन नगर मिला, हड़प्पा मिला। अब हड़प्पा के अंतर्गत ये सारे नगर की खुदाई अलग अलग समय में अलग अलग इतिहासकारों की देख रेख में, दिशा निर्देश में खुदाई की गई। ठीक है, हम देखेंगे आगे हम लोग कि किसकी खुदाई किसकी दिशा निर्देश में और कब की गई। ठीक है, यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई। क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, तो हड़प्पा सभ्यता जो क्षेत्र था या हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, भारतीय सभ्यता के इन सभी प्रारंभिक नगर थे, यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता था वो भारत का एक सभ्यता था, यानी भारतीय सभ्यता हम लोग इसे बोल सकते हैं। क्लियर है तक। चलिए
देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है पुरातत्व क्या है। तो सबसे पहले समझिए पुरातत्व किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि खुदाई से, ठीक है, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस बगल मैदान में, मान लीजिए कि इसकी पृथ्वी के अंदर में क्या हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, मिट्टी के अंदर कुछ है तो हम लोग तो अनुमान नहीं लगा, लेकिन अगर इस स्थल की खुदाई की जाए, ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे मूर्ति मिल जाए, आभूषण मिल जाए, बर्तन मिल जाए, बहुत सारे अवशेष मिल जाए, बहुत सारे जानवरों का हड्डी मिल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या हम लोग अनुमान लगा लेंगे कि ये 10 साल या 20 साल या 100 साल पुराना है, हम लोग तो अनुमान नहीं लगा। हाँ, उसमें अगर ईस्वी सन या डेट लिखा हुआ होगा तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये 10 साल पहले का होगा। जैसे एक सिक्का मिल जाए और जिसमें लिखा हुआ रहे 2005, तो हम लोग तो एक अनुमान लगा रहे 2005 का सिक्का है, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं, और कुछ अगर लिखा हुआ भी है और उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, तो क्या उसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अपने अपने विचार को देंगे। अलग अलग जब वहां फिलोसफर लोग बैठेंगे, इतिहासकार लोग बैठेंगे, तो अपने अपने विचारों को ना रखेंगे कि हो सकता है 100 साल पुराना, 1000 साल पुराना। फैक्ट जानकारी मिल पाएगी क्या? नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या है पुरातत्व। जिस विज्ञान के माध्यम से धरती में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों को भौतिक जीवन का पता लगाया जा सके, उसे ही पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, भौतिक आने का मतलब है कि जो कुछ पृथ्वी के अंदर दब चुका है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्राकृतिक आपदा आ गया, हड़प्पा सभ्यता तो आपकी जीवित सभ्यता तो नहीं है, इसका क्या हुआ, पतन हो चुका था, मिट्टी में विलीन हो चुका था। लेकिन जब यहाँ पे खुदाई हुआ तो खुदाई के दरमियान में हमें सारी अवशेष मिली ना। अगर वहां पे खुदाई नहीं होती तो क्या ये सारे अवशेष हमें मिल पाती? वहां से नहीं मिल पाती। अब वे सारे अवशेष मिली तो उससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं ना कि आज जिस तरीके से हम लोग जीवन जी रहे हैं, इससे पहले भी लोग जिया करते होंगे या जी रहे होंगे। अनुमान लगा सकते नहीं लगा सकते? तो वो क्या हुआ कि आज हम लोग आधुनिक समय में उसके बारे में जानकारी इकट्ठा हुआ, हमारे पास नॉलेज आया हमारे पास, ये तो कर सकते हैं ना। ठीक है, ऐतिहासिक जगहों की या जगहों की खुदाई से निकले अवशेष जैसे बर्तन, हथियार, गहने, रोजमर्रा की चीजें, ठीक है, पेड़ पौधे, जानवर व मानव के अवशेष से ऐतिहासिक मानव संस्कृति को जाना जा सकता है। ऐतिहासिक, अब देखिए क्या बोल रहा है, ऐतिहासिक स्थल या ऐतिहासिक स्थान। अब ऐतिहासिक स्थान कहां बोलेंगे? जैसे कि जहां पे राजा महाराजा के वर्ग के लोग रहते होंगे। अब जहां पर कोई नहीं रहते होंगे, उस स्थल की अगर हम लोग खुदाई करेंगे तो वहां से क्या मिले? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। या दोनों समय हो सकता, कुछ मिले कुछ ना मिले। लेकिन जहां पे राजा महाराजा वर्ग के लोग रहते होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पद्मा किला, ठीक है, अगर वहां पे गवर्नमेंट के दिशा निर्देश में अगर वहां पे खुदाई होती है तो हो सकता है कि बहुत सारा अवशेष मिल सकता है, वहां से बर्तन मिलेगा, हथियार मिलेगा, आभूषण मिलेगा, बहुत कुछ मिल सकता है। तो वो क्या हमें इतिहास जानने में मददगार साबित होगा कि नहीं होगा? ठीक है, जैसे कि बर्तन मिला तो बर्तन क्या, तांबा का बर्तन होगा, कांसा का बर्तन होगा, लोहा का बर्तन होगा, टीन का बर्तन होगा या मिट्टी का बर्तन होगा। अब ठीक है, अब किस आकार का बर्तन होगा, तो अगर मिलेगा तो उससे हम लोग क्या लगा, सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं ना कि इस बर्तन में इसका प्रयोग करते होंगे। अगर घड़ा मिल जाएगा तो थोड़ा पानी रखने का यूज करते होंगे या खाना बनाने का यूज करते होंगे, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं ना। लेकिन ऑथेंटिक चीज बता सकते हैं क्या कि इसमें इस कार्य को करते होंगे? नहीं बता सकते हैं ना। ठीक है, आगे क्या मिलेगा? बहुत सारा हथियार मिलेगा। अब बहुत सारा हथियार मिलेगा, पाषाण काल के भी हथियार मिल सकता है जिसको पत्थरों से तरस करके बनाया जाता होगा। कुछ हथियार मिलेगा जो लोहा का बनाया गया होगा, कुछ लकड़ी का भी हथियार मिल सकता है ना। ठीक है, गहने जिसको हम लोग आभूषण बोल सकते हैं, जैसे कि पहले आभूषण जो पहना जाता था बहुत ज्यादा मोटा मोटा पहना जाता था। ठीक है, जैसे कि कड़ा बोल सकते हैं, हौसली बोल सकते हैं, भुजबंद बोल सकते हैं, ये सब क्या था, गहना का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे क्या मिला, रोजमर्रा की चीजें, जिस वस्तु का प्रयोग लोग दिनचर्या में प्रत्येक दिन में करते थे, उसको रोजानी प्रत्येक दिन में यूज करने वाली वस्तुएं। ठीक है, पेड़ पौधे, जानवर और मानव के अवशेष प्राप्त हुए थे।
क्लियर है यहाँ तक? किन्हीं को डाउट है? अब देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। जैसे देखिए क्या है, किस स्थल का क्या किया जा रहा है, खुदाई किया जा रहा है ना। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर सभ्यता कोई विकसित किया हुआ होगा, कोई सभ्यता यहाँ पे विकास किया, यहाँ पे लोग रह रहे होंगे। अब यहाँ पे खुदाई हो रहा है तो यहाँ से बहुत सारे क्या मिलेगा, अवशेष मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये अवशेष मिल रहा है ना। तो ये जब अवशेष मिलेगा तो क्या इस अवशेष के बारे में हम लोग, अगर हम ऐसा जानकारी देते जो ऑथेंटिक होना चाहिए कि इसका यूज करते ही होंगे, ये तो कंफर्म नहीं बता सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा भी अवशेष या कुछ ऐसा पदार्थ मिल जाए, कुछ ऐसे वस्तुएं मिल जाए जिसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं हो। ठीक है, जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लें सीढ़ी, या फिर मान लीजिए घड़ा ले लें। ठीक है, तो घड़ा का हम लोग प्रयोग किस में करते हैं, पानी रखने के लिए। अगर वहां से घड़ा मिल जाए तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं ना कुछ समय पानी रखा करते होंगे उसमें लोग, या फिर उसको में भोजन या अन्य किसी कार्य में उसका यूज करते होंगे, और कुछ अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। यानी हड़प्पा सभ्यता को कैसे खोजा गया, ठीक है, किन किन इतिहासकारों, किन किन विद्वानों का इस सभ्यता की खोज में बहुत बड़ा योगदान रहा था। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए क्या है, सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स मेसन के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1826 ईस्वी में कराची से लाहौर तक, ठीक है, रेलवे लाइन बिछाने के दौरान खुदाई में जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेजों को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए। अब देखिए, इतिहास को समझने के लिए, इतिहास को जानने के लिए हमारे पास 3 स्रोत होता है, और उस 3 स्रोतों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी काल के इतिहास को समझ सकते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला तो हमारा हो जाता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग वैसे तथ्यों का अध्ययन करते हैं जो खास करके खुदाई से प्राप्त हुआ हो। ठीक है, अब खुदाई से क्या प्राप्त हो सकता है, चाहे वो बर्तन हो, आभूषण हो, हथियार हो, खिलौना हो। ठीक है, ये प्राप्त हो सकता है ना। बहुत सारे मवेशियों या मनुष्य का हड्डी हो, जिसको बोन बोल सकते हैं हम लोग, ये तो प्राप्त हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या फैक्ट इसके बारे में जानकारी इकट्ठा हम लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होगा, बहुत सारा मतभेद होगा। जब किसी भी तथ्य को लेकर के हम लोग 2 4 5 अगर लोग एक साथ अगर बैठ जाते हैं तो क्या सभी व्यक्ति का मत एक आएगा? नहीं आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी हजारीबाग से रांची कोई व्यक्ति जा रहा है और बीच में चरही में एक्सीडेंट कर जाता है और वहां पे कोई नहीं रहता है, तो हम लोगों का जो विचार होगा, जो मत होगा, क्या एक जैसा आएगा? हर व्यक्ति का अलग अलग मत आएगा? आएगा ना। तो उसी तरीके से जब किसी स्थल की खुदाई की जाती है, जब वहां से कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो उस पर भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत होता है। जब अलग अलग राइटर का बुक पढ़िएगा ना, एक ही टॉपिक पढ़िएगा, तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं। तो ऐसा इसलिए देते हैं क्योंकि इतिहास को हम लोग विज्ञान नहीं मान सकते, अनुमान लगा सकते हैं, परिकल्पना कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, 2+2 हमेशा 4 ही होता है। क्या अमेरिका चले जाएंगे, ब्रिटेन चले जाएंगे, क्या 5 हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो जब अलग अलग विद्वान अपने अपने मत को, अपने अपने विचार को रखेंगे, तो अलग अलग विचारों को रखेंगे, अलग अलग बातों को रखेंगे, जिसके कारण क्या होगा, मतभेद उत्पन्न होगा, होगा ना। लेकिन क्या तो हम लोग इतिहास को क्या कर सकते हैं, विज्ञान तो नहीं मान सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, लेकिन ये दोनों व्यक्ति हड़प्पा सभ्यता के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने में क्या रहे, असफल रहे। यानी इनको कुछ अवशेष मिला, लेकिन पूर्ण रूप से हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई जानकारी इकट्ठा ये नहीं कर पाए। बाद में फिर
1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी या राय बहादुर साहनी के दिशा निर्देश में किया गया था। ठीक है, देखिए क्या है। इसके बाद दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर इसको हटा दी, इस हड़प्पा नामक अस्थल पर पुरातात्विक उत्खनन कराई और कई हड़प्पे मोहरे प्राप्त की गई। ठीक है, अब किसके द्वारा किया, ये तो चार्ल्स मेसन के द्वारा क्या किया गया, सिर्फ उसका एक ढांचा माने खुदाई कर रहा था तो कुछ अवशेष मिला। ठीक है, उसके बाद विधिवत रूप से जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने का काम किया था और कौन किया था, दयाराम साहनी। ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी। कहीं कहीं इसका नाम आता है राय बहादुर साहनी भी आता है। ठीक है, और कब किया गया, 1921 में। किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। क्लियर यहां तक, किन्हीं को कंफ्यूजन? देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसके बाद 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा का खोज किसके द्वारा किया गया, दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया, 1921 में। किस नदी किनारे था, रावी नदी की। उसके बाद क्या हुआ है कि 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। यह वर्तमान में, आज वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है, किस नदी किनारे है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। देख रहे ना, जितनी भी सभ्यता का विकास हुआ वो सभी सभ्यता का विकास कहीं ना कहीं कोई नदी घाटी के किनारे हो रहा है। ठीक है, क्लियर। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा क्या, मेसोपोटामिया सॉरी मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, 1922 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया, रखालदास बनर्जी के द्वारा। आज वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहां स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में। ठीक है, और किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे। क्लियर है यहां तक, चलिए। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव होना चाहिए। ठीक है, यहां पे उद्भव हुआ, फिर भी यहां से अलग अलग समय में अनेक नगरों की खुदाई की गई जहां से भिन्न भिन्न प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए। अब देखिए अलग अलग मिला नगर, तो सभी नगरों से क्या एक ही प्रकार के अवशेष प्राप्त होंगे, नहीं, बल्कि अलग अलग, जितने चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, बनावली हो, कालीबंगा, जितने नगर की खुदाई की गई सभी नगरों से कुछ अलग अलग क्या हुए, अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। जनरली ये क्या था, मान लीजिए कि सभ्यता का विकसित हुआ, सभ्यता विकास हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि प्राकृतिक आपदा आने के कारण क्या हुआ कि सभ्यता का विध्वंस हो गया, धस गया। ठीक है, या लुप्त हो गया। लेकिन जब फिर खुदाई हुआ तो इस तरीके से स्ट्रक्चर मिला हुआ, देख रहे हैं किस तरीके से बना हुआ था। ठीक है, और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये क्या कि इधर सभ्यता विकसित हुआ था और ये था स्नानागार। ये पूर्व और पश्चिम इधर भी दोनों और क्या बनाया गया था, सीढ़ियां बनाई गई थी। देख कितना विकसित सभ्यता था ये दोनों। और इसका जो ये देख रहे ये फर्श है। ठीक है, फर्श क्या किया गया था कि ईंटों से उसको बिछाया गया था। इस गाने में बोल सकते हैं हम लोग कि पक्की बनाया गया था, ये पक्का बनाया गया था। अब क्या था, इस स्नानागार का प्रयोग जो लोग था वो प्राय अग्नि या अनुष्ठान करने के समय इसका यूज करते थे। ठीक है, स्नानागार तो प्रत्येक के घरों में हुआ करता था, लेकिन जब किसी प्रकार का यज्ञ या अनुष्ठान करने की आवश्यकता होती थी तो उस समय इस स्नानागार का क्या करते थे, वे लोग यूज करते थे, प्रयोग करते थे। ठीक है, क्लियर यहां तक, चलिए। देखिए क्या है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, कौन कौन से स्थल जो है वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए खुदाई के दरमियान में।
तो हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में है, बाकी स्थल भारत में है। जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, यहाँ की जब ब्रिटिश का शासन था, ठीक है, तो आजाद होने के बाद क्या होता है कि भारत को दो भागों में क्या करना, विखंडित होना पड़ता है, बांटना पड़ता है। तो बांटने के बाद क्या हुआ कि भारत जो हड़प्पा सभ्यता का कुछ पार्ट जो था वो पाकिस्तान में चला गया। जब सीमा का विभाजन हुआ तो बांट देना पड़ेगा ना, तो कुछ पार्ट को जो है वो पाकिस्तान को बांट करके दे दिया गया और कुछ पार्ट जो है वो भारत के पास है, ठीक है। हालांकि इस क्षेत्र पर आज भी अगर भारत में भारत सरकार का नियंत्रण है और पाकिस्तान में पाकिस्तान सरकार का नियंत्रण है, उस पर किसी पब्लिक प्लेस के रूप में उसको नहीं किया गया है, ठीक है। देखिए क्या है, नागेश्वर ये कहां पे स्थित है, गुजरात में। बालाकोट पाकिस्तान में। ये कभी कभी क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है कि बालाकोट वर्तमान में कहां स्थित है, ठीक है, पाकिस्तान में। यहूदी पाकिस्तान में। कोट दीजी पाकिस्तान में। धोलावीरा कहां है, गुजरात में। धोलावीरा एक हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त एक नगर भी है, ठीक है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में। बनावली हरियाणा में। राखीगढ़ी हरियाणा में। अब देखिए ये जो राखीगढ़ी की बात आ रही है, यह भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कोई पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, ठीक है, तो आता है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो वो है राखीगढ़ी, ठीक है। क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। राखीगढ़ी कहां में है, वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, हड़प्पा, ठीक है। इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी, ठीक है, के द्वारा किया गया। रावी नदी के तट पर पाकिस्तान माउंट यानी पाकिस्तान के यहां के होना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हड़प्पा सभ्यता से मिली वस्तुएं या प्राप्त वस्तुएं, हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी वस्तुएं खुदाई के समय हमें प्राप्त हुई है, ठीक है। देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ है। पहला क्या प्राप्त हुआ है, कुम्हार का चाक, ठीक है। तो जब कुम्हार का चाक प्राप्त हुआ है तो इससे स्पष्ट हो जाता है ना कि उसमें मिट्टी के बर्तन बनाते होंगे लोग। तो आखिर इस चाक का आज हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, आखिर बर्तन बनाने का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे क्या मिला, श्रमिक आवास यानी लोगों के रहने के लिए आवास या घर हम लोग मकान बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अन्नागार, ठीक है। अब अन्नागार जो मिला है वो अन्नागार प्रत्येक के घरों में हुआ करता था, ठीक है। अब प्रत्येक के घरों में होने का रीजन क्या था, जैसे आज हम लोग बोल सकते हैं भंडार घर, भंडार रूम सुनते हैं ना। तो भंडार रूम क्या होता है कि जितना भी अनाज होता है अधिकतर अनाज हम लोग उस कमरे में रखते हैं, ठीक है। उस कमरे में क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा दरवाजा होता है, खिड़की होता है, ताकि उसमें क्या सूर्य की प्रकाश या हवा या रोशनी उसमें जा सके, ताकि जो भी हम लोग अनाज या जो भी फसल को उस कमरे में हम लोग रख रहे हैं वो सड़कर गल ना जाए, खराब या नष्ट ना हो जाए। इस उद्देश्य से हम लोग वहां पे रखते हैं ना, ठीक है। मातृ देवी की मूर्ति उस समय हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा अगर किसी की पूजा की जाती थी तो मातृ देवी की मूर्ति की पूजा की जाती थी, ठीक है। लकड़ी की ओखली, ठीक है, ओखली समझ में आ रहा है ना, लकड़ी की ओखली जिसमें कुटने की, जैसे देखिए ये ओखली, ठीक है, मृदमान बोल सकते हैं, लेकिन इस तरीके के आकार में होता था। इसको लोग क्या करते, उसमें कुटने के काम करते थे वो, ठीक है। लकड़ी का ताबूत, ताबूत जैसे हम लोग बोलते हैं ताबीज, ठीक है, तो उसका क्या था, ज्यादातर वो लकड़ी का बनाया जाता था। हाथी का कपाल, कपाल कहने का मतलब हाथी का जो सर होता था, ठीक है, हाथी का कपाल या हाथी का दांत भी, ठीक है, उसका प्राय प्रयोग लोग क्या करते थे, तराजू के रूप में, वस्तुओं को तौलने के रूप में प्रयोग करते थे। क्योंकि हाथी का जो दांत होता था वो काफी ज्यादा क्या होता है, बड़ा होता था, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, जो स्वास्तिक चिन्ह होता है, उस स्वास्तिक चिन्ह भी क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। RH-37 कब्रिस्तान, जब लोगों की डेथ होती थी
तो डेथ होने के बाद क्या होता, लोगों को दफनाया जाता था। ठीक है, तो वो क्या मिला है, कब्रिस्तान मिला है। तांबे की मुहर यानी तांबा का प्रचलन था, तांबा और कांसा से मिलाकर क्या अनेक प्रकार का बर्तन बनाया जाता था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जौ, गेहूं की भूसी, मटर व तिल की खेती के प्रमाण मिला है, एवं खरगोश के चित्र वाली मुद्रा भी मिली है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए क्या क्या मिला। सबसे पहले क्या हुआ, आभूषण है, आभूषण है ना, अनेक प्रकार का आभूषण का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये क्या है, एक मुहर है, इस तरीके से क्या था, मुहर मिलता है। क्या बाट, बाट करने का मतलब कि वस्तुओं को तौलने के लिए, नापने के लिए। कैसे तौलेंगे हम लोग, आखिर हाथी का दांत का जो तराजू बनाया गया था दोनों तरफ से तौलने के लिए, उसमें क्या था, बाट, जिसको आज बटखरा बोलते हैं हम लोग, उसको क्या तौलने का काम करते थे। पक्की मिट्टी से बना क्या, वृषभ यानी बैल। ठीक है, यानी बना करके क्या करते, उसको आग में पका देते थे। ठीक है, क्या मिला, धातु का औजार मिला, अनेक प्रकार का धातु, जैसे कि उसमें तांबा और कांसा था बहुत ज्यादा मात्रा में, लोहा का आविष्कार नहीं हो चुका था। ठीक है, तो या तो उस समय तांबा या कांसा का आभूषण, सॉरी औजार मिलेगा हमको, या तो फिर क्या मिलेगा, पाषाण यानी पत्थर का औजार मिलेगा। ठीक है, मृतभांड, ये सब क्या था कि अनेक प्रकार से घरों में रखने के लिए बनाया जाता था, इसमें अनेक प्रकार की वस्तुओं को भी रखा जाता था। मनके, देखिए क्या मनके बनाए, इस तरीके से बनाया जाता था। ठीक है, फलक, फलक कहने का मतलब क्या कि जब किसी मवेशियों पर अटैक करना होता था, ठीक है, ये स्टोन, ये पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा धारदार होता था। ठीक है, जब लोगों को शिकार करने की आवश्यकता होती थी तो मवेशियों पर क्या अटैक करते, फेंकते थे, जिससे मवेशी घायल होकर के गिर जाते थे और उसे लोग पकड़ करके शिकार के रूप में या अपनी भोजन के रूप में यूज करते थे। ठीक है, क्या ये चक्की है, चक्की कहने का मतलब जो आटा पीसने का उसमें काम करते थे वो। ठीक है, ये क्या है, फाइन से बना एक पात्र है, और इसमें अनेक प्रकार की वस्तु या फिर पानी रखने का यूज करते थे। क्लियर है यहां तक? किन्हीं को डाउट है तो बोलिए, नहीं ना? देखिए नेक्स्ट क्या है, मोहन जोदड़ो। मोहन जोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लरकाना जिला में स्थित है। कहां स्थित है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, तो बताइए मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या, मृतकों का टीला। ठीक है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, ये बताया था ना। अब देखिए मोहनजोदड़ो से मिली वस्तुएं, और यहां से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है। पहला क्या मिला, घर में कुआं मिला, जिस कुआं का पानी का लोग यूज करते होंगे, प्रयोग करते होंगे अपनी दिनचर्या के रूप में। ठीक है, आगे क्या मिला, स्नानागार। प्रत्येक के घरों में क्या होता था, एक स्नानागार होता था, हर घर या शहर से बाहर एक बड़ा स्नानागार होता था। ठीक है, जिसको पहले क्या, उसमें लोग बोल सकते हैं हौदा, पहले तो हौदा होता था ना, जिसमें पानी लोग इकट्ठा कर देते थे, भर देते थे, और फिर क्या करते, उसी से अपना दिन भर पानी यूज करते थे पूरा दिन। ठीक है, आगे क्या है, अन्नागार मिला, अन्न रखने के लिए। सूती वस्त्र का अवशेष भी मिला है, यानी उस समय हड़प्पा वासी के जो लोग थे वो कपास का भी उत्पादन करते होंगे, तब तो आखिर सूती वस्त्र मिला है। यहां तक कि सुई, जो सूती वस्त्र को सीने के लिए जो काम होते, सुई का भी अवशेष मिला है। ठीक है, सभागार, जहां पर लोग बैठकर क्या करते थे, सभा करने का काम करते थे। कांसे की नतरकी की मूर्ति, आने कांसे से उसको पिघलाकर जैसे साचा बनाकर क्या थे, अनेक प्रकार के मूर्तियों का भी निर्माण वो करते थे। ठीक है, पानी का जहाज, यानी उस समय हड़प्पा वासी अपने क्षेत्र में व्यापार करते थे, खास करके मिस्र या मेसोपोटामिया, अलग अलग क्षेत्रों से भी क्या करते थे, उनका व्यापारिक संबंध था, व्यापार वो करते थे। व्यापार क्या करते थे कि जो वस्तुएं हड़प्पा में उत्पादन नहीं होता था, वे सारे वस्तुओं दूसरे क्षेत्रों से मंगाया जाता था, और दूसरे क्षेत्र में ये आयात और निर्यात दोनों करते थे। गाड़ी के पहिए यानी बैलगाड़ी का भी प्रयोग करते थे।
हाथी का कपाल, यहाँ दाढ़ी होना चाहिए, ठीक है। दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा मेसोपोटामिया की मोहरें इत्यादि प्राप्त हुए हैं। देखिए क्या है, ये आपका जो है वो स्नानागार है, ठीक है। देखिए पूर्व तथा पश्चिम दोनों और क्या है कि इस स्नानागार में प्रवेश करने के लिए क्या बनाया गया है, सीढ़ियां बनाया गया है। और देखिए ये जो आपका है ये क्या है, कुआं है। अब यहाँ क्या था कि फर्श के पास यहाँ पर, ठीक है, एक नाली छोड़ा जाता था। जब या इसमें क्या होगा कि जरूरत ज्यादा लोग जब स्नान करेंगे तो स्वाभाविक है क्या, ये जो पानी वो गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इस पानी को निकलने के लिए क्या था कि नाली छोड़ा जाता था, और उस नाली से इस पानी को स्वतः क्या किया जाता था, बाहर कर दिया जाता था, ठीक है। और इस कुएं के माध्यम से फिर क्या होता था, इस स्नानागार में पानी लाकर भरा जाता था। क्लियर यहां तक, किन्हीं कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग क्या, लोथल देखेंगे, है ना।